मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ये लक्ष्य लेके आए हैं, नंबर 7 लक्ष्य है ये हमारा, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब है हमारा वातावरणीय या पर्यावरणीय पोषणीयता निश्चित करना। ये बच्चों हमारा ये विकास लक्ष्य के अंतर्गत जो हमारे 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, तो उसमें जो हमारे 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, तो उसमें अब हमारा ये 7वां आएगा, वातावरणीय या पर्यावरणीय पोषणीयता को सुनिश्चित किस प्रकार किया जाए। तो इसमें बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण के महत्व को स्वीकार किया गया कि पर्यावरण का महत्व स्वीकार करना जरूरी है और इसकी पर्यावरणीय पोषणीयता को जो है सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुझाव दिया गया। प्राय बच्चों ये देखा जाता है कि भाई व्यक्ति जो है अपने हित के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है। इससे क्या है, हमारा पर्यावरण नष्ट होता है। तो उसको इससे क्या है, हमारा पर्यावरण जो है वो पर्यावरण को असंतुलित करता है। अब बच्चों देखो, जैसे मानव है भाई, ये मनुष्य जो है वो अपने, अब ये क्या है, जंगलों की कटाई हो रही है, यानी जगह जगह पे जंगलों को, है ना, क्योंकि अपने स्वार्थ की जंगलों की क्या है, बहुत कमी होती जा रही है। और देखा है इसमें कि ये जैव विविधता है, हमारी जैव विविधता और अनेक प्रजातियां हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई। और अगर इसकी इतनी कमी आ गई तो क्या है, हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल ही प्रदूषित हो गया है पर्यावरण। तो क्या है, हमारी से प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। अब प्राय ये देखा जाता है कि बच्चों जो मनुष्य है, यानी एक व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ के लिए, यानी अपने हित के लिए एक पेड़ को कटवाता है, यानी अपने घर के दरवाजे बनाने के लिए एक पेड़ को कटवाता है। तो क्या है, उसको एक पेड़ लगवाना भी चाहिए। अगर उसने पेड़ कटाया है तो उसको एक पेड़ लगवाना भी चाहिए, जिससे जो है पर्यावरण जो है सही मात्रा में बनी रहे, पर्यावरण का पोषण होता रहे। तो इसलिए तो फिर क्या है, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न नहीं होगी, पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति जो है वो उत्पन्न नहीं होगी। और इससे क्या है भाई बच्चों, हमें वातावरणीय पोषणीयता को जो है सुनिश्चित करना है। तो इस प्रकार के अनेक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके व्यक्ति अपना विकास कर सकता है और हमारे पर्यावरण को पोषण कर सकता है ना। हमारे पर्यावरण को जब उसको पोषण प्राप्त होगा तो हमारा पर्यावरण जो है वो अपने आप ही सही रहेगा भाई। तो हमें इसकी लक्ष्यता को देखते हुए, यानी इस लक्ष्य को जो स्वीकार किया गया, इस लक्ष्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये पर्यावरण के महत्व को भी स्वीकार किया गया कि, और बच्चों इसके महत्व को स्वीकार करने के लिए इसमें अनेक उपायों को लाया गया, अनेक क्षेत्रों को लाया गया। अब वो मैं क्षेत्र आपको बता रही हूँ, आप वो डिटेल में समझ लें। तो जैसे ये है हमारा वातावरण में पोषणीयता है, जैसे ये वाला टॉपिक है हमारा सुनिश्चित करना। अनेक क्षेत्रों को लाया गया। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र थे हमारे, पहला है पोषणीय विकास में सिद्धांतों को महत्व। पहला है हमारा पोषणीय विकास में सिद्धांतों को महत्व। ये आप पॉइंट जो है वो लिखते जाइएगा। यानी पोषणीय विकास में सिद्धांतों को महत्व।
तो बच्चों हमारा अब ये देखा जो वातावरणीय ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का, यानी जो हमने जब एक पेड़ कोई व्यक्ति जब एक पेड़ कटवाता है तो उसको क्या एक पेड़ लगवाना नहीं चाहिए। अब देखो, अब जैसे ये है हमारा क्या, ये रणथंभौर है, रणथंभौर में हमारा जो माधवपुर में रणथंभौर है, इसका जो वन अभ्यारण्य है, तो इस वन अभ्यारण्य को जो है ये सरकार के द्वारा क्या है सुनिश्चित कर लिया गया है, इसको सरकार के द्वारा ये संरक्षित है, तो इसको कोई काट भी नहीं सकता है, क्योंकि इसको काटने पर क्या है फिर भाई उसको जेल भी हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लग सकता है। अब जैसे हमारा अलवर में है सरिस्का वन अभ्यारण्य, तो इनको जो है ये सब कुछ सरकार के द्वारा संरक्षित कर लिए गए हैं, है ना, तो इनको जो है कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार जो है हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए जंगलों में भाई क्या जंगल बने रहना चाहिए, जंगलों को काटना नहीं चाहिए। तो लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए आज जंगलों को काट रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अब हमारा ये पहला आता है बच्चों पोषणीय विकास में सिद्धांतों को महत्व। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये सुझाव दिया गया कि उनको पर्यावरणीय विकास के संरक्षण के लिए पोषणीय विकास को जो है महत्व दिया जाना जरूरी है। जैसे है हमारा पर्यावरण आवश्यकता के अनुरूप उपयोग का सिद्धांत, दुरुपयोग न करने की प्रतिज्ञा, है ना, हमारे मतलब आवश्यकता के अनुरूप ही हमें इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और प्राकृतिक संसाधनों के पोषण का सिद्धांत तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन के आदि जो है हमारे कार्य, इनको हमें सुनिश्चित करना चाहिए। इन सिद्धांतों के का पालन करने से प्रत्येक देश एवं उसके नागरिकों को जो है इससे लाभ प्राप्त होगा। भाई इनको ये जो है प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अब दूसरा आता है पोषणीय विकास के लिए, दूसरा आता है हमारा पोषणीय विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम। ये आप पॉइंट लिखते जाइएगा, नीतियां एवं कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पोषणीय विकास के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों के बारे में भी बताया गया है ना, कि प्रत्येक सदस्य को अपनी नीतियों का निर्माण करते समय तथा राष्ट्र के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करते हुए इन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इससे राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तियों को पोषणीय सिद्धांतों ज्ञान होगा तथा राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग रोकते हुए उसको उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ही कार्य करेंगे। ठीक है। तीसरा आता है हमारा जंगलों का संरक्षण। नंबर 3 जंगलों का संरक्षण। अब ये बच्चे जंगलों का संरक्षण कैसे किया जाए? भाई जंगलों का संरक्षण करना भी जरूरी है ना, जिससे हमारा पर्यावरण बना रहे, क्योंकि जब पर्यावरण ही हमारा समाप्त हो जाएगा तो प्रकृति भी हमारी समाप्त हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया भाई जंगलों के संरक्षण के लिए जैव विविधता काफी नष्ट होती जा रही है, यानी जैव विविधता को जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंच रही है, जैव विविधता को हानि पहुंच रही है। तो व्यक्ति अपने विकास के लिए जो जंगलों की कटाई कर रहा है, व्यक्ति जो है अपने विकास के लिए जंगलों को कटवा देता है और अपना वहाँ पे घर बनवा लेता है। तो जो जंगलों की कटाई कर रहा है, और क्या होता है कभी कभी बच्चों अनेक अवसरों पर, यानी ज़्यादा गर्मी के कारण जो जंगलों में आग भी लग जाती है, जंगलों की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की स्थिति को दूर करने के लिए जंगलों की अवैध एवं अनावश्यक कटाई पर रोक लगानी चाहिए, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को समझाना चाहिए भाई वृक्षारोपण के माध्यम से जो है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, जंगलों की कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। अब हमारा नंबर 4 आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 4 है हमारा, ये पॉइंट आप नोट करते जाइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
गैस के उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के दुष्प्रभावों का उन्मूलन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के जो दुष्प्रभाव है, इस गैस की वजह के से जो दुष्प्रभाव होते हैं उसका हमें क्या है, उनको हमें हटाना है। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी स्वीकार किया कि वाहनों के धुएं के कारण, यानी वाहन जो हम चलाते हैं, वाहन भी क्या है बच्चों, पहले के टाइम में क्या 50 वाहन ही चलते थे केवल, और आज 50 की जगह क्या है, कम से कम 5000 वाहन चलते हैं, है ना। तो क्या है, ये भी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। कितने वाहन चलते हैं तो उसका जो धुआं निकलता है, वाहनों के धुएं के कारण तथा उद्योगों के कारण पर्यावरण में जो है, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है हमारा। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है। अब क्या है, जो हमारे उद्योग वगैरह है, यानी कंपनियां वगैरह हैं जो, तो ये कंपनियां वगैरह जो चल रही हैं, इसमें क्या है, इसमें कितना बेकार धुआं जो निकलता है, तो इससे क्या है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से जो इतना जो इसकी गैस है, तो इसमें क्या है बच्चों, लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग सांस की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, है ना, सांस संबंधी रोग हो जाते हैं उन व्यक्तियों के लिए। तो ये जो वाहन वगैरह है भाई, इसके लिए जो है इनकी नियमित जांच वगैरह करानी चाहिए। और जो हमारे ये जो उद्योग वगैरह हैं, कंपनियां हैं, तो इसमें इसके धुएं से निकलने के लिए इसमें क्या है, चिमनी वगैरह लगवानी चाहिए, जो यंत्र होते हैं वो लगवाना चाहिए, जिससे धुआं बाहर जाए। तो उससे सदस्य देशों से आग्रह किया कि इस परिवर्तन में, कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के प्रभावों को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना, जिससे वाहनों की नियमित जांच और उद्योगों में पर्यावरण प्रदूषण यंत्र लगाना, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बच सकें। इस प्रकार के अनेक उपायों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उन्मूलन हो सकेगा और इसके उत्सर्जन के प्रभावों को दूर किया जा सकता है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा। ठीक है ना। अब हमारा नंबर 5 आता है मछलियों का प्रयोग। यानी मछलियों का उपयोग। यह आता है हमारा नंबर 5, मछलियों का उपयोग। अब बच्चों इसका क्या है, मछली का उपयोग प्रायः भोजन के रूप में सर्वाधिक किया जाता है, सबसे अधिक इसका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि समुद्री पर्यावरण को संतुलित करने के लिए तथा जैव विविधता की सीमा को ध्यान में रखते हुए, है ना, सीमा को ध्यान में रखते हुए समुद्र में मछलियों का समन्वित रूप प्रदान करना चाहिए, है ना। इससे क्या है, इससे जैव विविधता भी सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता की पूर्ति भी हो सकेगी। अब हमारा नंबर 6 आता है बच्चों, जल संसाधनों का उपयोग। नंबर 6 आता है हमारा जल संसाधनों का उपयोग। नंबर 6 आप ये नोट करते जाइएगा, जल संसाधनों का उपयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये भी स्वीकार किया गया कि भाई जल संसाधनों का भी दुरुपयोग ना किया जाए, है ना। इससे पीने के जल की जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है और आने वाले टाइम में भी पीने को जल भी नहीं मिलेगा यदि हम जल का दुरुपयोग करेंगे, है ना। भविष्य में जल की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। तो इसलिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक सदस्य देश को यही सुझाव दिया कि जल संसाधनों के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए और ऐसे उपायों को अपनाना चाहिए जिससे जल का सदुपयोग हो सके, जल संसाधनों का उपयोग। जैसे कि बच्चों है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, यानी जल का एकत्रीकरण, यानी वाटर
हार्वेस्टिंग है, हमारा जल स्रोतों की सुरक्षा है, जल प्रबंधन आदि है। इस प्रकार क्या है बच्चों, जल का भंडार भरेगा तथा हमारा दुरुपयोग भी रुक जाएगा। ठीक है ना। नंबर 6-7 आता है हमारा स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण। स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का, यानी स्थलीय एवं समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण। कि समुद्री और स्थलीय क्षेत्रों का संरक्षण भी अनिवार्य है कि भाई इस पर भी बल दिया गया, इस संरक्षण पर भी। समुद्र में होने वाले प्रदूषण, यानी समुद्र में होने वाले प्रदूषण और स्थल पर होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपने राष्ट्रों को ये सुझाव दिया गया कि प्रत्येक देश को अपने समुद्री एवं स्थलीय क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करना है ना, प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। जब सभी देश इस नियम का पालन करेंगे तभी पर्यावरणीय पोषणीयता में जो है वृद्धि होगी हमारी, है ना। इसीलिए इसके लिए समुद्र में अनावश्यक रूप से युद्धपोतों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए और तथा मछली आदि सीमित मात्रा में ही पकड़नी चाहिए। इसी प्रकार स्थल को भी विविध उपायों से सुरक्षित करना चाहिए। ये हमारा हो गया 7 पॉइंट। अब आता है ओजोन परत का संरक्षण। नंबर 8, ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण, अब भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भाई ये सदस्य राष्ट्रों को ये सुझाव दिया गया कि सूर्य की परावैंगनिक किरणों को रोका जाता है ना। तो इसलिए क्या है, वैज्ञानिकों का मानना है कि धीरे धीरे ओजोन परत में छिद्र होने की संभावना जो है बढ़ती जा रही है और पर्यावरण में ओजोन परत की वजह से, ओजोन परत की कमी के कारण बढ़ती जा रही है और पर्यावरण में ओजोन परत की वजह से, ओजोन परत की कमी के कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इससे जो है गंभीर पर्यावरणीय खतरा बना हुआ है। इसके लिए सभी सदस्य राष्ट्रों को सुझाव दिया कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु, है ना, सभी उपाय किए जाएं। जिन पदार्थों एवं वस्तुओं के उपयोग से ओजोन परत को, हमारे ओजोन परत को जो हानि पहुंचती है, उन वस्तुओं पर जो है तुरंत रोक लगानी चाहिए। जैसे बच्चों हमारी ये विषैली गैसें हैं, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इन सब से जो है इनको बचाना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ठीक है ना। अगला आता है हमारा प्रजातियों का संरक्षण। नंबर 9, प्रजातियों का संरक्षण। भाई पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमें प्रजातियों का संरक्षण भी करना चाहिए, है ना, क्योंकि जैव विविधता जो है हमारी बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। अब आजकल देखो कहाँ देखने को मिलते हैं, अब देखो चील, कौवे, गिद्ध वगैरह आकाश में कुछ भी देखने को मिलता है, नहीं मिलते, क्योंकि लोगों ने क्या है, इसका शिकार करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों की जो है कमी हो गई, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो बच्चों किसी भी प्रजाति का जो है विलुप्तीकरण हमारे पर्यावरण का जो है वो घातक नुकसानदायक है, क्योंकि जैव विविधता एवं सभी प्रजातियों का बने रहना जो है पर्यावरण के लिए लाभदायक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संदर्भ में सदस्य देशों को जो है सुझाव दिया कि प्रजातियों के संरक्षण हेतु विभिन्न उद्यानों का निर्माण करना चाहिए तथा जंगलों को काटने से भी रोक लगानी चाहिए, जिससे हमारे जलीय जंतु हैं, जो हमारे जलीय जंतु हैं, स्थलीय जंतु हैं और आकाशीय जंतु के संरक्षण के जो है वो सभी उपाय करना चाहिए। और सभी देशों में आज भी प्रजाति संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं, है ना। अब हमारा अगला आता है बच्चे शुद्ध पेयजल व्यवस्था। 10वां आता है हमारा शुद्ध पेयजल व्यवस्था। शुद्ध पेयजल व्यवस्था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की भी दयनीय स्थिति में सुधार किया है ना, इसको भी स्वीकारा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अनेक देशों में जो नागरिक हैं वो अशुद्ध जल पीने को विवश हैं,
क्योंकि उनको शुद्ध जल मिल ही नहीं पाता है। तो उनको शुद्ध जल मिल ही नहीं पाता है तो वो क्या, अशुद्ध जल पीने के लिए जो है, अशुद्ध जल पीने के लिए वो विवश है, उनको अशुद्ध जल पीना पड़ता है। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप क्या है, वो अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं, भाई उनको बीमारियां हो जाती हैं, है ना। इसीलिए परिणाम स्वरूप अस्वस्थ एवं रोगी समाज का निर्माण होता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सभी देशों में ये सुझाव दिया गया कि प्रत्येक देश को पेयजल स्रोतों को विकसित करना चाहिए और नदियों के पानी को सुरक्षित करने के लिए उसमें जल यंत्र लगाकर जो जिस जगह फेंक देते हैं तो इससे भी जल क्या है हमारा अशुद्ध हो जाता है, जल शुद्ध नहीं मिल पाता है। तो इसलिए नदियों के किनारे जल यंत्र लगाकर जो है शुद्ध जल जो है नागरिकों को उपलब्ध कराना चाहिए और नदियों को प्रदूषित होने से रोकना चाहिए। इसीलिए इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अब हमारा 11 आता है स्वच्छता व्यवस्था। 11 आता है हमारा स्वच्छता व्यवस्था। भाई इस पर भी ध्यान दिया गया है स्वच्छता व्यवस्था पर कि भाई सभी जगह ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जो है स्वच्छता बनी रहे, जो गंदगी ना फैले। भाई हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो हमारा कार्यक्रम चलाया था कि स्वच्छ भारत अभियान, है ना, जो हमारा ये कार्यक्रम था स्वच्छता अभियान चलाकर जो है उन्होंने भी जनता को जागरूक किया था। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है प्रत्येक देश को ये सुझाव दिया कि भाई सभी लोगों को ये बताया जाए, सभी को जो है जागरूक किया जाए स्वच्छता के लिए। जब स्वच्छता होगी तो बीमारियां नहीं होंगी भाई, है ना, हमारा देश नष्ट नहीं होगा। इसीलिए जो है इस पर तो इसकी क्या है, इसकी स्वच्छता व्यवस्था पर भाई नालियों को नियमित रूप से सफाई करवाना है ना। सड़क पर कूड़ा कचरा भी नहीं है ना, सड़क पर कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए, तो इस पर भी ध्यान दिया गया है। अब हमारा अगला आता है मलिन बस्ती सुधार। 12 आता है हमारा मलिन बस्ती सुधार। बच्चों ये पॉइंट जो है नोट करते जाइएगा। मलिन बस्ती सुधार, ये पॉइंट हमारे नोट करते जाइएगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सब सारे पॉइंट नोट कर लेना। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था मलिन बस्ती सुधार से संबंधित था। इसके माध्यम से सामाजिक पर्यावरण की कहीं भी मलिन बस्तियां ना हो, यानी 2020 तक के लिए इसको निर्धारित किया था कि किसी भी राष्ट्र में मलिन बस्तियां नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सभी उपाय किए गए थे तो और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की वित्तीय संस्थाओं से उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए, है ना, यानी वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करनी चाहिए। इससे सामाजिक, शैक्षिक और आवासीय और एवं चिकित्सकीय पुनर्वास के हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो ये बच्चों हमारा हो गया वातावरणीय या पर्यावरणीय पोषणीयता को सुनिश्चित करना। ठीक है, आज का बच्चों अब यही समाप्त होता है। थैंक यू।